फ्रेंड्स, हम लोगों का एक टॉपिक है कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। ऑल्दो ये प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमें वो थ्योरी भी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही है, तो आप एक क्लास ले लो इसकी। तो ठीक है, आज की क्लास में कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा का टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है, इसके कुछ सोर्सेज होते हैं। सबसे पहले तो वो सोर्सेज को कैटेगराइज करते हैं कि क्या क्या सोर्स है। सबसे सिंपल सोर्स है इंटरनल सोर्स। ठीक है, इंटरनल सोर्सेज का मतलब क्या है कि आपको कहीं मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, जो डेटा अवेलेबल है वहीं से आप लोग उसको यूज़ कर लो। दूसरा तरीका है कि कहीं से अवेलेबल करवाना। अब वो अवेलेबल कहाँ से करवाएंगे उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डेटा। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ डेटा। एक्सटर्नल में भी दो आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, शुरू करते हैं डिस्कस करना इंटरनल सोर्सेज ऑफ डेटा। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स generate the data as their regular function, which is the internal information. They gather this information for printing regular report for their own purpose. Internal data may be available in the organization about sales, production, salary, wages, profit. इन सब चीज़ों के डेटा तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहीं से उठा लो। समझ में आ गया? तो ठीक है, सच डेटा आर ऑलवेज अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच आर कंपाइल्ड एंड सेंड टू द मैनेजमेंट फॉर फ्यूचर प्लानिंग। इसमें से ही डेटा को लेकर यूज करना कहलाता है इंटरनल सोर्सेज। ठीक है, बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल में सबसे पहले हम लोग आते हैं प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा पर। प्राइमरी डेटा इज द ओरिजिनल एंड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. If you want to get some statistical information about payment of wages of workers of a factory, you as an investigator can visit the workers colony, get this information by contracting every worker by inquiring about the wages paid to him and record it. This first hand information is the primary data. ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होगी ये क्या कहलाएगी? प्राइमरी डेटा। आप वहाँ पर जाते हो, एक एक वर्कर से बात करते हो, उनकी कितनी वेजेस है उसको अपने रजिस्टर अपने रिकॉर्ड में ले लेते हो। ये प्राइमरी डेटा है। आपने फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ली है, जिसके बारे में पूछना है उसी के पास गए, उससे इन्फॉर्मेशन लेके आए। इससे रिलायबल सोर्स क्या हो सकता है? ठीक है, तो ये सारा कहलाता है प्राइमरी डेटा। इसके कुछ सोर्सेज होते हैं, मेथड्स होते हैं कि कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना है। उससे पहले एक छोटी सी बात आती है क्वेश्चन आयर की। हो सकता है कई स्कूल्स में तो प्रोजेक्ट भी बनवाया हो, अब तो स्कूल खुले नहीं है तो शायद पता नहीं कितना इफेक्टिवली बनवा पाए हो, लेकिन कई स्कूलों में बोला जाता है कि आप एक क्वेश्चन आयर बनाओ। क्वेश्चन आयर क्या होता है? कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन हमें कोई सर्वे करना होता है तो उसके लिए क्वेश्चन आयर तैयार किया जाता है। मैंने आप लोगों की एक क्लास ली थी जिसमें हम लोगों ने टेबुलर प्रेजेंटेशन डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कॉफ़ी ड्रिंकिंग हैबिट्स इन टाउन ए एंड टाउन बी। अब अगर एक कोई कॉफ़ी बेचने वाली कंपनी सर्वे करना चाह रही है तो कैसे सर्वे करेगी, उसके लिए क्या क्वेश्चन आयर तैयार करेगी? सीधा जाकर तो ये नहीं कि किसी के घर गए और सीधा पूछ लिया आप कॉफ़ी पीते हो या नहीं पीते। कुछ तो एक तरीका होता है बात निकलवाने का, तो क्वेश्चन आयर तैयार किया जाता है उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन आयर इस तरीके से होना चाहिए। उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं क्वेश्चन आयर के। अगर वो ढंग से नहीं बना हुआ है, उन फीचर्स के वो फीचर्स जो होते हैं क्वेश्चन आयर के, अगर वो आपके क्वेश्चन आयर में नहीं आ रहे हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो एक खाली कागज बना रह जाएगा। जैसे क्वेश्चन आयर छोटा होना चाहिए, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए कि सामने वाला बोर हो जाए, कहे कि मेरे को नहीं जवाब देना। ठीक है, क्वेश्चन आयर की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए। बड़े बड़े आंसर पूछने से बढ़िया क्या है कि आप उसको एमसीक्यू टाइप दो, जिससे कि अब जैसे कि आप, ठीक है, अगर हम उससे पूछ रहे हैं कि आर यू मैरिड, तो जवाब से अच्छा येस और नो सामने लिख दो, उसको बस टिक करना होगा। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग जितना शॉर्ट में ले सकें उतना बढ़िया। तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे सबसे पहला क्या है? कवरिंग लेटर। एक कवरिंग लेटर होना चाहिए बताने के लिए कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव है।
क्यों हम ये इन्फॉर्मेशन आपसे ले रहे हैं, क्योंकि सामने वाला अवॉइड कर सकता है कि मैं क्यों बताऊं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आप एक कवरिंग लेटर लगाओ उसके साथ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने कम भी नहीं होने चाहिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं जो आपको चाहिए थी वो पता ही नहीं लग पाई, और इतने ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए कि सामने वाला जवाब देते देते हार जाए, वो कहे कि मेरे को नहीं जवाब देना इसका। पर्सनल क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड, जितना ज़्यादा हो जाए पर्सनल क्वेश्चंस। अब डिपेंड करता है आप किस चीज़ के लिए पता लगाना चाह रहे हो, ठीक है ना। अब जैसे आर यू मैरिड और नॉट वाली जो मैंने बात बोली थी, वो अगर पॉपुलेशन सेंसस वाले आएंगे काउंटिंग में, तो वो हो सकता है वो इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर पूछें। लेकिन कॉफ़ी ड्रिंकिंग हैबिट अगर हम लोग पता लगा रहे हैं, ये सर्वे कर रहे हैं, तो इस तरीके के पर्सनल क्वेश्चंस अवॉइड करने चाहिए, उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। द क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड क्लियर, शुड बी अरेंज लॉजिकली अरेंज होने चाहिए, ठीक है। पहले उससे सैलरी का अमाउंट पूछ रहे हैं, आपकी कितनी सैलरी है, बाद में पूछ रहे हैं आप एम्प्लॉयड हो या नहीं हो, ये क्या रेलेवेंस हुआ। द क्वेश्चंस में बी डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड अंडर डिफरेंट हेड्स एंड सब हेड्स, अलग अलग हेड्स में बना दो। जैसे सबसे पहले होता भी है ना कि पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन नाम वगैरह के लिए अलग बना दिया, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है हमारा कॉफ़ी से रिलेटेड अगर हम पूछ रहे हैं तो उसके लिए अलग क्वेश्चंस बना दिए। ये सारी चीज़ें अलग अलग कैटेगरी में होनी चाहिए। इसके कुछ सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस होने चाहिए, मैंने कहा जैसे एमसीक्यू टाइप वगैरह। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है एक क्वेश्चन आयर को ड्राफ्ट करते वक्त। समझ में आ गया। अवॉइडेंस ऑफ लीडिंग क्वेश्चंस, अट्रैक्टिव लेआउट, अवॉइडेंस ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस, क्रॉस चेक, क्वेश्चंस ऑन फैमिलियर टॉपिक्स, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है क्वेश्चन आयर बनाते वक्त, ठीक है। शुरू करते हैं कि मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के क्या क्या मेथड है। सबसे पहला मेथड आता है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। इससे बढ़िया मेथड तो नहीं हो सकता, जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए सीधा उससे जाकर मिल लो। लेकिन ये वाला जो मेथड है, ये आपको नहीं लगता कि ये मेथड तो सिर्फ तब हो सकता है जब सैंपल सर्वे जो हो आपका वो बहुत कम हो। अगर पूरे हम एज अ कंट्री की बात करें 135 करोड़ पीपल, तो एक एक से जाकर तो पूछना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो जितना कम सैंपल सर्वे हो उसमें तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू बेस्ट है, क्योंकि ये कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा इसमें, ठीक है। रिलायबल तो हो सकता है थोड़ा बहुत कि भाई डायरेक्टली उसी से पूछ रहे हैं, तो उससे ज़्यादा फ्रेश सोर्स कौन सा हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड डेटा आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर पर्सनली फ्रॉम पर्सन्स who are the subject to inquiry. He interviews personally everyone who is in a position to supply information he requires. We can use this method of collection of data when area of inquiry is limited or when a maximum degree of accuracy is needed. Thus, if a teacher wants to know about the personality of students in a class, he may interview his students personally, asking a number of questions, that is about marks obtained in previous examination, interest in sports, music, dramatics, and collect the desired information. समझ में आ गया। तो ये होता है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। इसके क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, दो तीन डिस्कस करते हैं इसके, बाकी तो आप लोग देख ही लेना। मेरिट्स क्या क्या है। ओरिजिनल डेटा आर कलेक्टेड बाय दिस मेथड। ओरिजिनल डेटा मिलेगा, कहीं और से नहीं ले रहे, आप उसी से पूछ रहे हो। देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन कलेक्शन ऑफ डेटा। एक यूनिफॉर्मिटी आती है। यूनिफॉर्म मतलब हम सीधा उसके पास जाएंगे, हर बंदे के पास रिस्पेक्टिव जो होगा, एक यूनिफॉर्मिटी रहती है। ऐसा नहीं होगा इसकी इन्फॉर्मेशन तो इससे ले ली, दूसरे की इन्फॉर्मेशन भी इसी से ही ले ली कि अच्छा आप अपने हस्बैंड के बारे में और बता दो या आप अपनी वाइफ के बारे में और बता दो। नहीं, फिर यूनिफॉर्मिटी नहीं आई। द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रॉपरली ऑब्टेन्ड, ठीक है। देर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन द इंक्वायरी एज द इन्वेस्टिगेटर इज पर्सनली प्रेजेंट। तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, सामने वाले को क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपके सामने इन्वेस्टिगेटर बैठा, आप उससे पूछ सकते हो कि मैं समझा नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो, ठीक है। इस तरीके के मेरिट्स इसमें होते हैं। लिमिटेशन भी हो सकती है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड इफ द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज स्मॉल। बिल्कुल सही बात है, अगर फील्ड ऑफ इंक्वायरी स्मॉल है तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना यूज़ नहीं कर सकते। It cannot be used when field of inquiry is wide. It is costly method and consume more time. ये महंगा मेथड है
और इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। पर्सनल बायस कैन गिव रॉन्ग रिजल्ट्स। पर्सनल बायस, अगर सामने वाला बायस्ड होगा तो वो तो फिर उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, उससे तो रिजल्ट गलत ही आएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये पहला मेथड था डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। अब भी पर्सनल इंटरव्यू ही हो रहा है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से हो रहा है। इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ इसमें कि हम उससे डायरेक्टली ना पूछकर उसके किसी और सोर्स से पूछ रहे हैं, उसके फ्रेंड से, उसके रिलेटिव से, उसके आस पड़ोस में नेबर से हम वो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हैं। क्या रीज़न है इसका? क्योंकि सामने वाला हो सकता है डायरेक्टली वो बात आपको ना बताए। जैसे अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने लोग लिकर पीते हैं, तो अगर आप उससे पूछोगे कि वो स्मोक करता है या नहीं करता है, तो वो तो जवाब ना ही देगा जनरली। ठीक है, बहुत कम ऐसे होंगे जो फ्रेंकली बता देंगे कि हाँ मैं स्मोक करता हूँ। तो ऐसे केस में किसी और सोर्स से पूछना ज़्यादा बेटर रहता है। डायरेक्ट पर्सनल इंक्वायरी कैन नॉट बी यूज्ड इन द केस ऑफ रिफ्यूजल of the persons who are to be interviewed. Then an indirect personal interview can be conducted to get necessary information from an indirect source. Persons who have the knowledge of relevant material or event are interviewed and asked questions for collecting the data. For example, an inquiry of addiction to alcoholic drinks, direct personal inquiry can be a failure as the person regularly taking liquor obviously may not give answers properly or accurately to questions. समझ में आ गया आप लोगों को? ये क्या मेरिट्स हैं इसके? दिस मेथड गिव्स अ wide variety of investigation whenever the information in direct investigation is relevant to give information or cannot be contracted. This method is a good alternative. ठीक है, एक और थर्ड पॉइंट देख लो, इट सेव्स लेबर, टाइम एंड मनी। ठीक है, लिमिटेशन क्या हो सकती है इसकी, क्या दिक्कत आ सकती है? एज द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकते, तो गलत। लेकिन देखो ये बात अभी तो डीमेरिट लिखने के लिए हो गया, वरना गलत इंफॉर्मेशन देनी होगी तो वो खुद भी दे सकता है। ठीक है, देखो डीमेरिट में क्या होता है, हम ना सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर लेते हैं कि ये नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, शायद ये भी तो हो सकता है। अब आप ये नहीं कहोगे कि हो तो उसमें भी सकता है, हाँ तो उसकी जब हम बात करेंगे तब वो लिखेंगे। लेकिन अभी बात किसकी कर रहे हैं? इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू की। तो वो थर्ड पार्टी भी तो जानबूझ के सामने वाले को डिग्रेड करने के लिए कि ठीक है नहीं ये एल्कोहलिक है ये बंदा, बोल सकता है। वेरियस एविडेंसेस ऑब्टेन्ड may be sometimes ex-aggregated according to the interest of the person answering the question or supplying the information. समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू इन दोनों से थोड़ा सा बेटर हो गया पैसों के मामले में। इसमें जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन ये सर्वे करवा रही है, उसके लिए इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, टाइम भी बचेगा। ठीक है, क्योंकि कहीं पे आपको पर्सनली जाना तो पड़ नहीं रहा, वहीं बैठे बैठे आप सबको फ़ोन घुमाते रहो और पूछते रहो। लेकिन दिक्कत भी है, सामने वाला फ़ोन पर कितना बताए, फ़ोन अवॉइड करे, आपका नंबर ब्लॉक कर दे। अब तो ट्रू कॉलर में पता चल जाता है ना कि कौन कॉल कर रहा है। तो ये सारी भी चीज़ें हो सकती है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन ना हो। ठीक है, हम ये ना बात क्या कर रहे हैं, हम ये सिर्फ गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, हम एक बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं कि अगर हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो कैसे कैसे कलेक्ट की जा सकती है और कलेक्ट करते वक्त क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आप भी हो सकता है 12th के बाद एक कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहो तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन, आप स्टार्टअप वहीं तो करोगे जहाँ पर जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उसकी डिमांड होनी चाहिए प्रोडक्ट की या सर्विस की। अगर वहाँ डिमांड ही नहीं है तो फिर क्या करोगे? अब डिमांड के लिए हो सकता है आप एक सर्वे करना चाहो कि पहले हम पूछ के आते हैं आसपास कि लोगों को ये पसंद भी है या नहीं पसंद। ठीक है, द इन्वेस्टिगेटर आस्क क्वेश्चंस ओवर लैंडलाइन टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोन एंड इवन थ्रू वेबसाइट। वेरियस रिसर्चर्स, न्यूज़पेपर, टेलीविजन चैनल्स, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, बैंक्स एक्सेट्रा यूज़, बैंकों के फ़ोन आपको पता होगा, इंश्योरेंस कंपनीज के फ़ोन बहुत आते रहते हैं, use telephone service to get information from different people. For example, exit poll, political or economical opinions, music or dance
परफॉर्मेंस ओपिनियन एक्सेट्रा। मेरिट क्या है इसके? टेलीफोनिक इंटरव्यूज आर चीपर देन द पर्सनल इंटरव्यूज, इट कैन बी कंडक्टेड इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। डीमेरिट क्या है? इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पीपल हु डू नॉट हैव देयर ओन टेलीफोन्स, ऑल्दो आज के टाइम में बहुत कम लोग हैं ऐसे। रिएक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट्स ऑन सर्टेन इश्यूज कैन नॉट बी जज्ड बट इट समटाइम बिकम हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स। समझ में आ गया? तो कई बार वो इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं मिल पाती। इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट्स, करस्पॉन्डेंट क्या होते हैं? इसको हिंदी में संवाददाता बोलते हैं। ये ज़्यादातर टेलीविज़न चैनल्स वाले अपने संवाददाताओं को रखते हैं कि वहाँ की जो लोकल इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो अब जैसे कोई भी न्यूज़ चैनल है, उनके करस्पॉन्डेंट होंगे हर छोटी छोटी जगह पर। अब उन्होंने अपना दायरा बना रखा होगा कि हर 25 किलोमीटर में हमारा एक करस्पॉन्डेंट होना चाहिए या हर 50 किलोमीटर में होना चाहिए, जिससे कि वहाँ जो भी कोई इन्फॉर्मेशन हो रही है वो जल्दी से उस न्यूज़ चैनल को प्रोवाइड करे, जिससे कि वो चैनल पब्लिक तक वो इन्फॉर्मेशन को पहुँचा पाए। ठीक है, इन दिस मेथड लोकल एजेंट्स और करस्पॉन्डेंट्स आर अपॉइंटेड, और वो बंदा वहीं का होता है तभी तो वो इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। कोई नया बंदा वहाँ पर बिठा देंगे जाकर तो उसको तो वैसे ही नहीं पता होगा। ठीक है, आर अपॉइंटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एरिया। दीज एजेंट्स रेगुलरली सप्लाई द इंफॉर्मेशन to the central office or investigator. They collect the information according to their own judgments and own methods. Radio and newspaper agencies generally obtain information about strikes, theft, accident, etc. by this method. Merits क्या हैं? This method is comparatively cheap. It gives result easily and promptly. जल्दी देता है ये result. Limitation क्या है? इन दिस मेथड ओरिजिनल डेटा इज नॉट ऑब्टेन, आपने डायरेक्टली उस बंदे से नहीं पूछा, करस्पॉन्डेंट से पूछा है। इट गिव्स अप्रॉक्सीमेट एंड रफ रिजल्ट। ठीक है, एज द करस्पॉन्डेंट यूजेस हिज ओन जजमेंट, हिज पर्सनल बायस में अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन से। पर्सनल बायस तो बहुत ज़्यादा यूज होने लग गई टीवी चैनल्स पर। कुछ भी सोच लेते हैं पहले से ही, किसी की डेथ हुई है या कुछ भी हुआ, कोई सुसाइड कर रहा है, पहले उसको बहुत दिनों तक ये दिखाएंगे कि उस बंदे ने सुसाइड किया है। फिर टीआरपी के लिए अब वो बंदे को कह रहे हैं नहीं हो सकता है इसका मर्डर हुआ हो, फिर कई दिन तक वो स्टोरी चलती रहेगी। तो फिर आप लोगों ने पहले ये क्यों कहा कि सुसाइड, और पूरा आपने अगर देखा हो सुशांत सिंह के केस में पूरा एक एक्ट बनाकर दिखाया गया था कि वो ऐसे हुआ, वो सबसे पहले उसने वहाँ गया, फिर उसके बाद उसने इस तरीके से सुसाइड किया। ये इन्फॉर्मेशन उनको मिली कहाँ से? जब ये सारी झूठी थी तो फिर उसके बाद अब बिल्कुल बदल दिया कि नहीं ऐसे ऐसे हो रहा था। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके अपने पर्सनल बायस पर बेस्ड होने लग गई हैं आजकल, और ये ऐसा बढ़ता जा रहा है। मेल्ड क्वेश्चनायर वैसे तो आजकल ईमेल का ज़माना है, लेकिन फिर भी मेल्ड क्वेश्चनायर का मतलब क्या है? क्वेश्चनायर सामने वाले को भेज दो, और बेटर ये रहेगा कि साथ में उसके जो पोस्ट लगती है वो भी प्रीपेड पोस्ट भेज दो, जिससे कि सामने वाले के वो जो 2-4 रुपये का खर्चा है वो भी ना हो, वो आपको वापस रिप्लाई कर पाए। लेकिन ये है तो बेकारी। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम तो है नहीं, तो कौन आपके इस मेल का रिप्लाई करेगा, ये देखने वाली बात है। अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंक्वायरी विच इज कॉल्ड शेड्यूल और क्वेश्चनायर इज प्रिपेयर्ड। दिस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड्स अ स्पेस फॉर each answer. Schedules are sent to informants by post with a request to answer. ये देखो पुराने बने हुए, लेकिन आजकल पोस्ट से नहीं, आजकल तो आपको ईमेल पे आ जाएगा। And return it within a specified time. Such schedules generally have prepaid postage stamp, जो मैं आपको कह रहा था, affixed to them. ठीक है, if necessary an assurance is given that the answers will be kept confidential. आपके आंसर्स किसी और के साथ शेयर नहीं किए जाएंगे, और जो पर्पज़ है हमारा सिर्फ उस पर्पज़ के लिए ही ये आपके इंफॉर्मेशन काम में लेंगे हम। क्या इसके मेरिट्स होते हैं? लार्ज फील्ड कैन बी स्टडीड बाय दिस मेथड. वी कैन यूज दिस मेथड इन केसेस वेयर इंफॉर्मेंट्स आर स्प्रेड ओवर अ वाइड जोग्राफिकल एरिया. दिस इज नॉट एन एक्सपेंसिव मेथड. इट इज़ चीप एज द मेलिंग कॉस्ट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ पर्सनल विजिट. बिल्कुल, और ईमेल में तो वैसे कुछ भी पैसा नहीं लगेगा. वी कैन ऑब्टेन ओरिजिनल डेटा बाय दिस मेथड.
लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है? इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिज्यूम द कॉपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स। ठीक है, दे मे फेल टू सेंड बैक द शेड्यूल्स और मे मिस इंटरप्रेट और मे नॉट अंडरस्टैंड सम क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे 6th पॉइंट में लिखा है, देयर मे बी अ लॉस ऑफ क्वेश्चनायर इन मेल, मेल में ही खो जाए, सामने वाला इग्नोर कर दे, सामने वाला क्यों सोचेगा कि मैं क्यों टाइम लगाऊं आपके इसमें, मुझे क्या मिल रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें 3rd पॉइंट में लिखा है, देयर मे बी डिलेज इन गेटिंग रिप्लाई टू द क्वेश्चनायर, जितने पीरियड में चाहिए तब ना आए, उसके बाद आते रहे, बहुत होता है ऐसा। ठीक है, क्वेश्चनायर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर्स क्या मतलब है? पहले वाले, इससे पहला जो मेथड पढ़ा उससे थोड़ा सा बढ़िया है। क्वेश्चनायर बनाओ और एक एन्यूमरेटर अपॉइंट कर दो, वो लेकर जाएगा क्वेश्चनायर को और वो पूछेगा इंफॉर्मेशन, तो आपका क्वेश्चनायर वो भर रहा है। ठीक है, मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड पोजेज अ नंबर ऑफ डिफिकल्टीज इन कलेक्शन ऑफ डेटा। जनरली दीज फिल्ड क्वेश्चनायर्स रिसीव्ड आर इनकम्प्लीट, inadequate and unrepresentative. The second alternative approach is to send trained investigators or enumerators to informants with standardized questionnaires which are to be filled in by the investigators. The investigators helps the informants in recording their answers. समझ में आ गया? इसके क्या मेरिट होते हैं? It can cover a wide area. The results are not affected by personal bias. True and reliable answer to difficult questions can be obtained through establishment of personal contact between the enumerator and the informant. ठीक है, क्या डिमेरिट हो सकते हैं इसके? इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड, एक्सपेंसिव तो है ही, एन्यूमरेटर अपॉइंट करना वो एक एक जने के जाएगा, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू जैसा ही हो गया ये तो। As compared to other methods of primary collection of data, as the enumerators are required to be paid. This method is time consuming since the enumerator is required to visit people spread out over a wide area. एक एक के घर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी प्राइमरी डेटा को कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, उसके क्या मेथड्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है हाउ इज सेकेंडरी डेटा कलेक्टेड। सेकेंडरी डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, इसमें बीच में सैंपल वाला जो टॉपिक है, एरर सैंपल सर्वेज वगैरह, वो छोड़कर पहले मैं ये आपको हाउ सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड वो बता रहा हूँ, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो वाला नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। सेकेंडरी डेटा आर दोज विच आर कलेक्टेड बाय सम अदर एजेंसी एंड आर यूज्ड फॉर फर्दर स्टडीज। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कंडक्ट स्पेशल सर्वेज एंड इन्वेस्टिगेशंस। वी कैन ऑब्टेन the required statistical information from other institutions or reports which are already published by them as a part of their routine work. It saves cost and time which are already involved in collection of primary data. Secondary data may be either published or unpublished. मतलब क्या है, ये कह रहा है कि प्राइमरी डेटा में इतना सारा ऑलरेडी कलेक्शन होता है डेटा का, वही डेटा हम दूसरे पर्पस के लिए अगर यूज़ कर लें, अगर वो कॉन्फिडेंशियल नहीं था तो, कॉन्फिडेंशियल मतलब अगर पहले उसको बोल दिया गया था कि आपकी इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा तो बात और है, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं थी तो हम लोग ये इन्फॉर्मेशन दूसरे पर्पस में भी काम ले सकते हैं। हमें फिर से वो सारी एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी और से ये इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। ऐसा बहुत होता है, देखने को मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर आप 12th के बाद कोई भी फील्ड में जाते हो, अगर आप MBA के कॉलेज, अगर आप BBA MBA के कॉलेज में जाते हो, तो आपको BBA से रिलेटेड जो कोचिंग्स होंगी उसके ऑटोमेटिकली आपके पास फ़ोन या मैसेजेस आने लगेंगे। अब आप सोचोगे कि इनको कैसे पता चला कि मैं BBA कर रहा हूँ, ठीक है। या आप आजकल तो अगर आप मोबाइल पे कोई भी सर्च करते हो, यूट्यूब पे या वेबसाइट कोई सर्च करते हो, तो उससे रिलेटेड ऐड वगैरह जो है वो आपको बाद तक मैसेजेस आते रहेंगे कई दिनों तक। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं कि कौन कौन इस वेबसाइट पर गया था, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कि कौन कौन, अब जैसे BBA के कॉलेजेस में कोई गया तो उन कॉलेजेस से आपका डेटा निकलवा लेंगे, आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम, वो डेटा निकलवा कर फिर आपको वो मैसेजेस करेंगे जो भी उनका ऑब्जेक्टिव होगा कि आप यहाँ पर कोचिंग ले सकते हो, ये डिस्काउंट है, यहाँ पर बेस्ट टीचर्स हैं, इस तरीके से,
ठीक है, तो ये आजकल सेकेंडरी डेटा की कलेक्शन का तरीका बहुत ज़्यादा चल रहा है। पब्लिश सोर्सेज क्या क्या होते हैं इसमें, तो ये आप एक बार रीड कर लेना। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस की, गवर्नमेंट की पब्लिकेशन से ले लेना। पब्लिकेशंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस, रिपोर्ट ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस। प्राइवेट पब्लिकेशंस में से जर्नल एंड न्यूज़पेपर वगैरह से इंफॉर्मेशन निकाल लेना। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल ट्रेड बॉडीज़। आप इसमें इतना ज़्यादा इसको डिटेल में मत याद करके इनके नाम याद कर लेना, वही बहुत है सेकेंडरी डेटा में। मेनली प्राइमरी डेटा था, प्राइमरी डेटा में आपको मेरिट और डीमेरिट के साथ वो पूछ सकता है। ठीक है, उसको अच्छे से कर लेना। दूसरा ये सेकेंडरी डेटा है, बीच में सैम्पलिंग, रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो बची है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है।